नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपना वारंट ट्रायल में, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको डिफाइन किया था, सेक्शन 238 से लेकर के 243 तक। उसके बाद 243 के बाद दोस्तों हमारा आता है 244 से लेकर के और 250 तक। 244 से लेकर के 250 तक वारंट ट्रायल में, जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था जिसमें 238 से 243 तक था, उसमें पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेते हैं। इसमें कोई भी आदमी, कोई भी इंसान कहीं का भी हो, वो मजिस्ट्रेट साहब को अगर आके कंप्लेंट कर दे कि मैंने फला घटना होते हुए देखी है, वहां पर यह घटना घटी थी, वो अगर आकर के शिकायत करेगा तो मजिस्ट्रेट साहब उस पर भी संज्ञान लेंगे। हाँ, इसमें अंतर यह है कि इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है। इसमें किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर आदमी या कोई भी हो जो कोर्ट में आके शिकायत कर दे कि उसने ये ऑफेंस होते हुए देखा है, चाहे उसको जानता हो चाहे ना जानता हो, अगर शिकायत कर दिया कोर्ट में तो उसको भी मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, उसके लिए भी वो विचारण चलाएंगे। तो दोस्तों 243 जो होता है वो हम पहले ही के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके पहले जो हमारा वीडियो था। अब बात आती है कि अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं है तो उसका डिस्क्रिप्शन सीआरपीसी में कहाँ है। तो चैप्टर 15 में उन प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया गया है, उन प्रक्रियाओं के बारे में समझाया गया है जिनमें पुलिस रिपोर्ट के बिना कोई शिकायत कर देता है और मजिस्ट्रेट साहब उस पर संज्ञान ले लेते हैं। तो मान लीजिए किसी आदमी ने कहीं घटना घटते हुए देखा और कोर्ट में आया, उसने कोर्ट में शिकायत किया, तो जज साहब सबसे पहले क्या करेंगे? जज साहब सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो आदमी कंप्लेंट कर रहा है क्या वो सही बोल रहा है। तो वो उसका मुख्य गवाही लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत वो उसको एग्जामिन करेंगे और वो उसको बकायदा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहा है। जो गवाही कराएंगे, वो जो बयान लेंगे, जो शिकायत करता है, जिसने किसी की शिकायत करी है, बकायदा उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कुछ चीजें और उसके नीचे अपना साइन भी करेंगे। पूरा लिखित एविडेंस देंगे, लिखेंगे कि हमने लिखा हुआ। अब सीआरपीसी की धारा 201 के तहत वारंट ट्रायल 201 में वो देखेंगे कि कंप्लेन अगर हमारे पास लिखित रूप में आई है, मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं 201 सीआरपीसी में, अगर कंप्लेंट यहाँ पर लिखित रूप में आई है तो वो उसको चेक करेंगे कि हमारी कोर्ट का मसला है कि नहीं। अगर किसी दूसरी कोर्ट का मसला है तो वो कहेंगे ठीक है, आप उस कोर्ट में जाकर के, प्रॉपर कोर्ट में जाकर के आप कंप्लेंट करिए। अगर वो कॉम्पोनेंट नहीं है तो दूसरी कोर्ट में भेज देंगे, ठीक है। और 203 में क्या होगा? 203 में वो चेक करेंगे कि ये जो शिकायत करी गई है क्या ये फालतू तो नहीं है, इसका आधार है कि नहीं है। अगर इसका आधार है, अगर इसका आधार नहीं है तो 203 में वो तुरंत ही इसको डिसमिस कर देंगे, मतलब उसको खत्म कर देंगे, वो मुकदमा खत्म कर देंगे कि नहीं, इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, शिकायत बेकार की है। तो 203 में उसको वो खत्म कर देंगे। दोस्तों 202 सीआरपीसी एक बची, 202 सीआरपीसी में जितने भी साक्षी होते हैं, जैसे जो घटना घटी थी उसमें जो साक्षी जिन्होंने घटनाएं देखी अपने आंखों से, उनका भी बयान मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं, उनको भी एग्जामिन मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। तो 201 और 202, 200 का बयान और 202 का बयान। 200 में जो कंप्लेंट करता है, जो शिकायत करता है, उसको जज साहब, उसको मजिस्ट्रेट साहब एग्जामिन करेंगे और 202 में जो गवाही है, जो साक्षी है, उनको जज साहब एग्जामिन करेंगे। उसके बाद दोस्तों 204 सीआरपीसी आती है वारंट ट्रायल की, उसमें वो नोटिस इशू कर देंगे, समन वारंट भेज देंगे। किसको भेजेंगे? जिसके लिए मुकदमा चलाएगा, जिसने अपराध किया उसको कोर्ट में बुलाने के लिए वो समन वारंट वो सब अपना इशू करेंगे। और जो अभियोजन पक्ष है, जो शिकायत करता है, वो अपने सारे विटनेस की लिस्ट जब तक फाइल नहीं कर देगा तब तक सम्मन या वारंट नहीं जाएगा। मतलब जो शिकायत करता है अपनी शिकायत को
मजबूत करने के समर्थन में कि हमारी शिकायत सही है, उस शिकायत के समर्थन में वो जो भी एविडेंस, जो भी गवाह, जो भी बयान कोर्ट में पेश करेगा, उन सबको, उन सारे गवाहों की एक लिस्ट कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद ही समन या वारंट जज साहब अभियुक्त के घर में भेजेंगे। और ये बात बहुत आवश्यक बताई गई है इस धारा में 204 में कि जो भी समन या वारंट जाएगा उसके साथ कंप्लेंट की एक कॉपी भी जाएगी, जिससे अभियुक्त को पता हो कि इसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है। दोस्तों तो 204 तक हम समझ गए। 200 में जो शिकायत करता है उसकी मुख्य गवाही होगी। 201 में जज साहब देखेंगे कि हमारे लायक है कि नहीं है, नहीं तो किसी और कोर्ट में भेज देंगे। 202 में जो मुख्य साक्षी होते हैं, मुख्य गवाही करने के बाद जो साक्षी जो विटनेस होते हैं उनका जज साहब एग्जामिन करते हैं। उसके बाद 204 में नोटिस इश्यू हो जाता है। अब 244 में जज साहब कहते हैं कि जो अभियोजन पक्ष है, जिसने जो शिकायत करता है कि भैया आप अपने एविडेंस लाइए, आप अपने सबूत लाइए, कोर्ट में पेश करिए, हम उस पर सुनवाई करेंगे। तो वो अपने एविडेंस लाता है, अपने गवाह अपने वो लाता है, कोर्ट में पेश करता है सारे विटनेस, सारे गवाह। और उसके बाद 244 में अगर उसको लगता है कि यहाँ किसी और आदमी को कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए जिससे हमारी शिकायत मजबूत हो जाए, या किसी कोर्ट में किसी और दस्तावेज को लाया जाना चाहिए जो फला आदमी के पास है, तो उसको बुलाने के लिए भी वो जो मजिस्ट्रेट साहब से एक आवेदन कर सकता है कि कोर्ट में बुलाया जाए। तो सारे विटनेस, सारे चीजें वो 244 में कोर्ट के सामने पेश कर देगा। कौन? जो शिकायत करता है वो। और 245 सीआरपीसी में जज साहब को अभियोजन पक्ष के जो शिकायत करता है उसके सारे विटनेस, सारे गवाह देख के लगे कि नहीं इसमें तब नहीं है मुकदमे में, तो वो 245 के अंतर्गत उसको खारिज कर देंगे। और अगर लगा कि नहीं इस पे कुछ ना कुछ बात है, मुकदमा चल सकता है, तो 246 सीआरपीसी के अंतर्गत वो चार्ज फ्रेम करेंगे। और चार्ज फ्रेम करने के फिर वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, चार्ज फ्रेम करेंगे तो अभियुक्त से पूछेंगे, अभियुक्त को बताएंगे कि आपने ये अपराध किया, आपके ऊपर ये धाराएं हम लगाते हैं कि आपको अपनी गलती कबूल है। अगर वो कह देगा कि हाँ मुझे अपनी गलती कबूल है, तो फिर क्या होगा, उसको जज साहब तुरंत कन्विक्ट कर देंगे। और अगर कन्विक्ट नहीं करते हैं, वो ये कहता है कि नहीं मुझको भी ट्रायल लड़ना है, मुझको भी केस जीतना है, मैं निर्दोष हूं, तो फिर सीआरपीसी की धारा 247 के तहत वो उसको अपने आप को बचाने के लिए बोलेंगे अभियुक्त से कि आप अपने वकील से कहिए कि सारे डिफेंस, सारे एविडेंस कोर्ट में लाए पेश करें और अपने जो भी सबूत कोर्ट में पेश करें। किसके तहत कहेंगे? 247 के तहत कहेंगे, है ना दोस्तों। 257 के तहत कहेंगे कि 257 धारा में क्या हुआ, डिफेंस एविडेंस। अब जिसने शिकायत किया था उसकी बारी पूरी हो गई, उसने अपने सारे एविडेंस, सारे विटनेस सब कुछ 244 में कह दिए थे। अब 247 में अभियुक्त से कहा जाएगा कि अब आप अपने समर्थन में, अपने बचाव में सारे विटनेस, सारे गवाह पेश करिए। वो होने के बाद 313, सॉरी दोस्तों मैं आपको एक चीज ध्यान से सुनिएगा। 247 के पहले मजिस्ट्रेट साहब 313 का बयान लेते हैं। किससे लेते हैं? अभियुक्त से, कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत शिकायतकर्ता ने कोर्ट में पेश कर दिए हैं, आप बताइए आपका क्या कहना है। तो 313 का स्टेटमेंट होता है, वो बिना ओथ के होता है, उसमें वो ओथ नहीं लेता है। तो 313 के स्टेटमेंट जज साहब पूछते हैं अभियुक्त से कि भाई आपको अपने बचाव में कुछ कहना है तो आप कहिए, झूठ बोले से बोले, जो बोलिए वो आपकी मर्जी, लेकिन आप बताइए क्या है। तो 313 के बाद उसके बाद वो 247 हो जाता है। 247 में डिफेंस एविडेंस, जो अभियुक्त है वो अपने सारे विटनेस, सारे गवाह कोर्ट में पेश करता है। उसके बाद 313 का जो हुआ स्टेटमेंट वो, और जो डिफेंस में एविडेंस पेश किए गए वो, और जो शिकायतकर्ता ने अपने एविडेंस 244 में पेश किए थे वो, उन तीनों को जज साहब देखते हैं, विचार करते हैं। और उसके बाद 314 में एक फाइनल आर्गुमेंट होता है, समरी वारंट ट्रायल में 314 सीआरपीसी में फाइनल आर्गुमेंट हुआ 314 में, और 248 के अंतर्गत जजमेंट आ गया। दोस्तों मेन हमारा 248 आगे होता है, तो 249, 250 हमारे जानकारी के लायक नहीं है, वो जज साहब की चीजें हैं, वो मजिस्ट्रेट की चीजें हैं, उसमें हम लॉयर्स का, हम वकीलों का इतना योगदान नहीं है। अपना काम है बस 248 तक जजमेंट देखना। 49-50 में फिर वो कंक्लूजन है और चीजें हैं जो अपनी मतलब चीज नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ आपका वारंट ट्रायल, सीआरपीसी की धारा 244 से 250 तक वारंट ट्रायल, जिसमें बिना पुलिस रिपोर्ट के
किसी भी आदमी की शिकायत पर कंप्लेंट की जाती है। दोस्तों मैं आपको फिर से पूरा संक्षेप में बता दे रहा हूं कि वारंट ट्रायल में 244 से 250 तक किसी भी आदमी की कंप्लेंट पर जज साहब शिकायत ले लेते हैं। 200 का बयान होता है जिसमें कंप्लेंट का बयान होता है, 202 में साक्ष्यों का बयान होता है। उसके बाद 244 में जो अभियोजन पक्ष है वो अपने एविडेंस पेश करता है, और उसके बाद जो 245 है, अगर 245 में जब साहब को लगा कि नहीं कोई ग्राउंड नहीं है तो फिर वो उसको डिसमिस भी कर देंगे, और डिसमिस का आधार मिलना चाहिए। उस आधार को भी जज साहब लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि हाँ इसलिए हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद 246 की बारी आती है जिसमें चार्ज फ्रेम होता है। वो चार्ज फ्रेम करते हैं जज साहब, और चार्ज फ्रेम करते हुए ही तुरंत बोलते हैं अभियुक्त से कि भाई आपके ऊपर ये धारा लगी है, लगाने कि आपको अपना गुनाह कबूल है। अगर वो कबूल कर लेता है तो उसे कन्विट कर देते हैं, और नहीं करता है तो उसके डिफेंस एविडेंस लाने की बात करते हैं। 247 में डिफेंस एविडेंस लेके आता है अपने। 313 में जज साहब उससे फाइनल बार पूछते हैं भाई बताओ तुम्हारा क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और उसके बाद वो अपना जजमेंट सुना देते हैं। दोस्तों मैंने आपको सारी धाराएं बताई। 249 सीआरपीसी रह गई थी, मैं आपको उस बारे में बता दूं कि 249 सीआरपीसी में यह कहा गया है कि अगर परिवादी कोर्ट में नहीं आता है और वो अपराध असंज्ञेय टाइप का है तो जज साहब डिस्चार्ज कर सकते हैं अभियुक्त को। इतनी सी बात कही गई है, और अगर संज्ञेय अपराध है तो डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो उसको आगे बढ़ा सकता है। मतलब अगर परिवादी एक दिन अपनी डेट पर कोर्ट में नहीं आता है तो उसकी एब्सेंस में जज साहब डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अभियुक्त को, अगर वो कॉन्जेबल नहीं है, अगर वो संज्ञेय नहीं है, संज्ञेय अपराध है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना सकूँ और आपको दिन प्रतिदिन आपकी जानकारी में बढ़ाता रहूँ। नमस्कार।